इमेजिन करें कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन जाए कि सब कुछ फ्री हो, फ्री एजुकेशन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री होम्स और फ्री हेल्थ केयर। पूरे मुल्क में कोई शख्स भूखा ना सोए, एक ग्रेजुएटेड शख्स को जॉब मिलने तक सैलरी मिले, और इसके साथ साथ पाकिस्तान एक सुपर पावर बन जाए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पाकिस्तान का कंट्रोल हो। सुनने में अच्छा लगता है ना, पर ये होगा कैसे? इसका सलूशन हमारे पास पाकिस्तान बनने से पहले आया है, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। आज की इस वीडियो में हम दुनिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े बड़े इकोनॉमिक सिस्टम्स पर बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर वेस्टर्न ममालिक में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है कि वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। और पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े इकोनॉमिक सिस्टम्स है, इसके साथ हम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को कंपेयर करेंगे कि आखिर कौन सा वाला बेटर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया में 3 सबसे मशहूर इकोनॉमी सिस्टम है। नंबर 1 पर आता है कम्युनिज्म, नंबर 2 पर आता है कैपिटलिज्म, नंबर 3 पर आता है सोशलिज्म। इस वीडियो में हम सबसे पहले कम्युनिज्म के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई एक इंडिविजुअल शख्स किसी प्रॉपर्टी को ओन नहीं कर सकता है, ना वो किसी बिजनेस का मालिक बन सकता है और ना किसी ज़मीन वगैरह का। यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी होती है वो तमाम पब्लिक की होती है, क्योंकि इस सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि सोशल इक्वलिटी को प्रमोट किया जाए। इस सिस्टम का मेन मकसद था कि ज़ात पात और अमीर और गरीब के फ़र्क को ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए इस सोसाइटी में जो भी शख्स काम करता है, तमाम लोगों को अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए एक ही अमाउंट मिलती है। लेकिन इस सिस्टम का सबसे बड़ा मसला ये था कि इसमें एक शख्स जिसमें काम करने की ज़्यादा कैपेबिलिटी है, अगर वो दिन रात मेहनत करता है तो उसको वही सेम रिवार्ड मिलेगा जो एक ऐसे शख्स को मिलता है जो कम काम करता है। इस सिस्टम में एक हार्ड वर्कर की हार्ड वर्क की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। चलो मान लिया एक शख्स काम नहीं कर सकता है तो उसे बदले में मुकम्मल रिवार्ड मिलता है, लेकिन इसमें उस शख्स की क्या कसूर है जो सारा दिन मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसी वही सेम चीज़ मिलती है। अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि 19वीं सेंचुरी में इसको बहुत सारे फिलोसोफर्स ने प्रमोट किया और कहा कि इससे सोशल इनइक्वलिटी को ख़त्म किया जा सकता है। अभी ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम एक फ्लॉप सिस्टम है। ये सिस्टम उस वक्त बहुत ज़्यादा काम आता था जब लोग ट्राइब्स की शक्ल में रहते थे और पैसों का कोई कंसेप्ट नहीं था। उस वक्त कबीले के तमाम लोग मिलजुल कर काम करते थे और उनका यही माइंडसेट होता कि वो अपने कबीले को कैसे आगे ले जाए। इसमें तमाम लोग मिलकर काम करते थे। अगर कोई शख्स कमज़ोर है तो उसे भी वही सेम रिवार्ड मिलता, अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए तमाम सहूलियात होती, और जो शख्स मजबूत होता तो उसे भी वही सेम रिवार्ड मिलता था। आज के दौर में भी चाइना, वियतनाम, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज़ कम्युनिस्ट है। ये कंट्रीज़ डायरेक्ट क्लेम नहीं करते हैं कि ये कम्युनिस्ट है, लेकिन इनमें जो वर्किंग सिस्टम है वो ज़्यादातर कम्युनिज्म और सोशलिज्म से रिलेट करती है। नंबर 2 पर आता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म कम्युनिज्म के बिल्कुल उलट है। जैसा कि हमने पहली बात की कि कम्युनिज्म में एक शख्स अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक जितना भी काम करता है तो उसे बदले में अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करने के लिए पैसे मिलते हैं, लेकिन कैपिटलिज्म में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कैपिटलिज्म का जो वर्ड है ये कैपिटल से निकला है, जिसका मतलब है प्रॉपर्टी। कैपिटलिज्म के सिस्टम में एक शख्स अपने लिए प्राइवेट बिजनेस ऑन कर सकता है, अपने लिए एक घर खरीद सकता है या अपने लिए कोई और प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकता है। कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। यहाँ पर एक सिंपल रूल पाया जाता है कि मनी बिगेट्स मनी, मतलब कि जिस शख्स के पास ज़्यादा पैसे है वो ज़्यादा पैसे कमा सकता है और जिस शख्स के पास कम पैसे है वो कम पैसे कमाएगा। इसको अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल से समझे, मिसाल के तौर पर अगर आप गूगल की कंपनी में काम करते हैं, आप सारा महीना उनके लिए काम करते हैं और महीने के एंड में आपको एक सैलरी दी जाती है। इसके बजाय कंपनी का जो ओनर होता है वो बिना काम किए महीने में आपसे हज़ारों गुना ज़्यादा पैसे कमाता है। और यही वजह है कि एक कैपिटलिस्ट कंट्री में इकोनॉमी कुछ ऐसे लोगों के हाथ में आ जाती है कि अगर वो चाहे तो कुछ ही वक्त में आपके मुल्क को तबाह भी कर सकती है और ठीक भी कर सकती है। और जिनके पास कम पैसे होते हैं वो सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आता है। इस सिस्टम में 2 लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। एक वो होता है जो किसी इंडस्ट्री का ओनर होता है और दूसरा मुल्क की गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। और इसके अलावा जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो इस सिस्टम में कुचल दिए जाते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान में हमें बार बार ये बात सुनने को मिलती है कि यहाँ पर जो अमीर लोग हैं वो रोज़ बरोज़ अमीर होते जा रहे हैं और जो लोग गरीब है वो रोज़ बरोज़ गरीब होते जा रहे हैं। कैपिटलिज्म को ज़्यादातर UK, US और वेस्टर्न ममालिक फॉलो करती है। वैसे पाकिस्तान में भी कैपिटलिज्म है, लेकिन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के साथ। पाकिस्तान में 1958 से लेकर 1969 तक अयूब खान ने कंपनियों को प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी कुछ इंडस्ट्रीज़ के हाथों में चली गई। पाकिस्तान की 40 सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज मुल्क की 42% इकोनॉमी को कंट्रोल करती थी। यही वजह थी कि 1968 में डॉक्टर महबूबुल हक, जो पाकिस्तान का चीफ इकोनॉमिस्ट था, उसने बताया कि पाकिस्तान की 22 रिचेस्ट फैमिलीज के हाथों में पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी चली गई है। उनके कैलकुलेशंस के मुताबिक इन्हीं 22 फैमिलीज के हाथों में पाकिस्तान की 66% इकोनॉमी थी
और इसके अलावा इन्हीं 22 PMDs का पाकिस्तान की बैंकिंग और इंश्योरेंस में 87% शेयर था। और यही वजह है कि कैपिटलिज्म की वजह से मुल्क की सारी इकोनॉमी मुल्क की गवर्नमेंट और कुछ पावरफुल लोगों के हाथों में चली जाती है। पर आता है सोशलिज्म। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रोडक्शन रिसोर्सेज जैसा कि लैंड या फैक्ट्रीज वगैरह या तो पूरी हुकूमत के कंट्रोल में होती है और या अवाम के। ये नजरिया 18वीं सेंचुरी में उस वक्त सामने आया जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपनी उरूज पर थी। उस वक्त इंडस्ट्री वर्कर्स की हालत रोज बरोज बदतर होती जा रही थी। वो काम ज्यादा करते थे जबकि बदले में उन्हें मुआवजा बहुत कम मिलता था, और इसके बरक जो फैक्ट्री ओनर्स होते थे वो बगैर मेहनत के रोज बरोज अमीर होते जा रहे थे। 1848 में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म की वजह से वर्कर्स रोज बरोज तबाह हो रहे हैं, इसलिए हमें सोशलिज्म की आइडिया को अपनाना चाहिए। इसलिए सोशलिज्म की आइडिया को अपनाकर एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी बनाई जा सकती है। उनका मानना था कि इस सिस्टम से इकोनॉमी अमीर और गरीब के दरमियान मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से अमीर और गरीब का फर्क कुछ हद तक कम हो जाता है। हुकूमत आवाम को फ्री एजुकेशन, हेल्थ और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस फराहम करे। इस सिस्टम में मजदूरों के लिए मुनासिब तनख्वाही, नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ और काम करने के लिए बेहतर हालात फराहम किए जा सकते हैं। अब एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर किसी को इक्वल वेल्थ मिलता है, तो इसकी वजह से लोगों में स्ट्रगल, इनोवेशन और कंपटीशन के जज्बात कम हो जाते हैं। इसकी वजह से अवाम में ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला कम हो जाता है और वो सुस्त बन जाते हैं। जब पूरी इकोनॉमी हुकूमत के हाथों में चली जाती है तो इसकी वजह से करप्शन और इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी के खतरात बढ़ जाते हैं। अब जब एक मुल्क में इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी और करप्शन हद से बढ़ जाती है तो हुकूमत इसको रोकने के लिए अवाम पर मजीद टैक्स आयद कर देती है, जिसकी वजह से एक कारोबारी शख्स डरता है और वो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट उस मुल्क में नहीं करता है। अब ये तीनों सिस्टम अपनी जगह पर सही है, लेकिन जिस कंट्री ने भी पूरी तरह एक सिस्टम को अपनाया है तो इसके बहुत बुरे कंसीक्वेंसेस हमें हिस्ट्री में देखने को मिले हैं। अब जब किसी कंट्री ने पूरी तरह कम्युनिज्म को अपनाया है तो वहाँ पर डिक्टेटरशिप देखने को मिलती है। इसी तरह जब कोई कंट्री कैपिटलिज्म अपनाती है तो वहाँ पर सारी बिजनेसमैन लोगों के हाथों में चली जाती है, और सोशलिज्म में एक कंट्री में करप्शन और टैक्सेस हद से ज्यादा बढ़ जाती है। इन तीनों सिस्टम्स के अब अपने अपने डिसएडवांटेजेस है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में एक ऐसा भी सिस्टम है जिससे एक मुल्क बहुत जल्दी तरक्की कर सकता है और अवाम भी खुशहाली के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं, और वो है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। अब अगली वीडियो में हम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को इन तीनों के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि आखिर इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम ने ऐसा किया है कि वो इन तीनों इकोनॉमिक सिस्टम से बेहतर है।